हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हमारी है द मॉडर्न इंडियन आर्ट। ये जो हमारा मॉडर्न इंडियन आर्ट स्कूल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी आपको कई वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आपके क्लास +2 का प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी जो है हम यहाँ पे करेंगे। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए द मॉडर्न इंडियन आर्ट। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मॉडर्निज्म इन इंडिया। मॉडर्निज्म है क्या, ठीक है ना। एक्चुअल में पहले वो बात करेंगे। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स हमें पता ही है क्या होता है ना। लेकिन उसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, डांस है, म्यूजिक है ना, साथ में ये भी है। अगर हम पेंटिंग के मामले में चले जाएं तो पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, ग्राफिक आर्ट है, ठीक है ना, कमर्शियल आर्ट है। लेकिन फाइन आर्ट्स, इसको एक यूरोपियंस ने ना, एज सीन यूरोपियंस बाय द ब्रिटिश, कि ये इंडियंस का काम नहीं है, ये तो यूरोपियंस के मतलब का काम है। दे फेल्ट दैट कि इंडियंस के पास इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, ना ही सेंसिबिलिटी है कि वो एक अच्छी आर्ट बना सके। सो इन द कुछ बीच में या फिर लेट 19 सेंचुरी में जो आर्ट स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए गए मेजर सिटीज में, जैसे कि लाहौर हो गया, कलकत्ता हो गया, आजकल हम उसको कोलकाता भी बोलते हैं, बॉम्बे जिसको हम आजकल मुंबई बोलते हैं, मैड्रास जिसको हम आजकल चेन्नई बोलते हैं। इन सभी जो प्रिंसिपैलिटीज, अब हम इसको ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रिंसिपैलिटीज बोलते हैं। तो इस टाइम पे वहां पे उन्होंने आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश कर दिए, और जितने भी आर्ट स्कूल थे उसमें ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट जो है उसको प्रमोट किया गया। साथ ही में एकेडमिक एंड नेचुरलिस्टिक आर्ट जो है उसको भी उन्होंने वो किया। लेकिन उन सभी में एक मिक्सचर आ गया, मतलब कि एक अगर हम बोलें कि ब्रिटिशर टच आ गया उनमें, है ना। विक्टोरियन टेस्ट आना शुरू हुआ। इवन के जो इंडियन क्राफ्ट था, जो उनको सपोर्ट मिला, जिनको सपोर्ट मिला, वो भी सारे यूरोपियन के टेस्ट के ऊपर डिपेंड था कि उनकी मार्केट में डिमांड क्या है, वो लोग क्या मांगते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्राफ्ट है ना, तो बेचने के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको कोई खरीदेगा नहीं तो फिर बनाने का क्या फायदा। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड किया गया कि यूरोपियंस क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि ये कॉलोनियल बायास बिल्कुल के अगेंस्ट था, दैट नेशनलिस्ट आर्ट शुरुआत हुई बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। अवनिंद्रनाथ टैगोर एंड ईबी हैवल जो हैं, उन दोनों ने इसको आगे बढ़ाया। इंडिया का सबसे पहला नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल जो है वो कला भवन 1919 में सेटअप किया गया, ठीक है ना। जो कि एक पार्ट था विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जो कि शांति निकेतन में है, ठीक है ना। और शांति निकेतन हमें पता ही है किसने स्टार्ट किया था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और एक बंगाल स्कूल एक विजन था, लेकिन उसने अपना पाथ, देखो विजन तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। उसने जो एक नया स्कूल इंडियन, जो इंडियनाइज्ड पेंटिंग्स हैं उसको रिवाइवल दिया, लेकिन उनका अपना पाथ भी है। एक अपना रास्ता भी है कि वो आर्ट को मीनिंगफुल बनाना चाहते थे इंडियंस के लिए, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा दौर चल रहा था जब पूरे का पूरा वर्ल्ड दैट वाज इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आया था वर्ल्ड वॉर 1 से लेके, है ना, वहां से बाहर आया। तो अपार्ट फ्रॉम द फेमस बहुआज एग्जीबिशन, जो कि अभी बहुआज एग्जीबिशन जो है 1923 में हुई, तो वो कलकत्ता में भी ट्रेवल किया, ठीक है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मॉडर्न यूरोपियन आर्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्टिस्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एग्जीबिशन कलकत्ता में आई है तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिस्टों ने देखी होगी, आर्टिस्टों ने देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा होगा। तो इंडियन आर्टिस्ट थ्रू आर्ट मैगजीन्स दैट वर इन सर्कुलेशन, क्योंकि उस वक्त पे आर्ट मैगजीन भी शुरू हो चुके थे। आर्टिस्ट जैसे कि टैगोर फैमिली है, उनमें से काफी आर्टिस्ट थे। गगनेंद्र नाथ, ये पेंटिंग भी एक उनकी है। पेंटर, पोइट भी थे, पेंटर भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। दिस न्यू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ क्यूबिज्म का ना उनके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एंड एक्सप्रेशनिज्म का भी, जिसने जो एकेडमिक रियलिज्म है, रियलिज्म क्या है, जो रियलिटी दिखाई दे रही है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और एब्स्ट्रैक्शन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार आर्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है वर्ड से, बल्कि एक नई चीज क्रिएट करने की जरूरत है।
अभी वो चाहे लाइंस के साथ हो, चाहे कलर्स के साथ हो, मतलब कॉपी नहीं करना। कॉपी देखो ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज कॉपी होती है, नेचर से होती है, क्योंकि कुछ इंसान ने बनाया, कुछ भगवान ने बनाया, तो एवरीथिंग विल बी कॉपीड। लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ क्रिएट किया जाए, कुछ नया बनाया जाए। तो अ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम उनको, अगर उनका अटेंशन बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, या उसको फॉर्म्स के द्वारा या कलर पैचेस के द्वारा बिल्कुल नया बना दिया गया है। किसी बंदे को देखा है ऐसा बंदा होता है कभी, या कोई लैंडस्केप ऐसा होता है? नहीं है ना। तो मतलब कि क्या है, उसको चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे कोई पोर्ट्रेट है, चाहे कोई स्टिल लाइफ है, जिसको उसका एक्चुअल जो फॉर्म है उसको बिगाड़ दिया गया, एक्चुअल उसका जो कलर्स हैं वो बिगाड़ दिए गए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम ये मानते हैं कि भाई वो एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। ये गगनेंद्रनाथ टैगोर की आप एक पेंटिंग देखिए क्यूबिस्ट स्टाइल में। क्यूबिस्ट स्टाइल ना, मतलब क्यूबिस्ट स्टाइल ये ना एक पिकासो का स्टाइल है। पिकासो एक आर्टिस्ट थे जिनका स्टाइल था, तो उस स्टाइल को काफी ज्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया। ठीक है ना। अभी आजकल ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता इंडिया में प्रिजर्व की गई है। गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये इनकी एक पेंटिंग है द मैजिशियंस। ठीक है ना, पहले आपके सिलेबस में थी, अभी पता नहीं है, नहीं है अभी तो नहीं है। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने लैंग्वेज ऑफ क्यूबिज्म को अपने यूनिक स्टाइल में यूज किया। पेंटिंग तो वो वही कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मैजिशियन सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको एक क्यूबिज्म आर्ट में ले गए, है ना, कि उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। जैसे कि एक मिस्टीरियस हॉल है, रूम्स बनाए गए हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ, डायगोनल लाइंस भी यूज की गई हैं। अभी ये देखो एक और है यहाँ पे पेंटिंग, क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ फेमस आर्टिस्ट पेब्लो पिकासो की पेंटिंग है, जिसने ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स बनाने शुरू किए, फेसेस बनाने शुरू किए। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने अपने काफी लेट टाइम पीरियड में पेंटिंग करनी शुरू की है। ठीक है ना, जैसे कि अभी पोइम्स के साथ साथ वो थोड़ा सा डूडलिंग, डूडलिंग क्या होता है ना, ये थोड़ा सा ना बहुत बच्चों को वो कंफ्यूजन होता है, डूडलिंग होता क्या है। छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, छोटे बच्चे ऐसे 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 करते रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सारी चीजें डूडलिंग है। ठीक है ना। तो डेवलप्ड यूनिक कैलीग्राफिक स्टाइल आउट ऑफ क्रॉस्ड आउट वर्ड्स, उन्होंने इस तरीके से अपनी पेंटिंग्स बनानी शुरू की। ठीक है ना। सम ऑफ दीज, कुछ ह्यूमन फेस में तब्दील कर दी गई, कुछ लैंडस्केप में बना दी गई, कुछ एक पोइम्स के साथ रिलेट कर दिया गया। उनकी एक पैलेट, जो रविंद्रनाथ टैगोर की पैलेट है ना, पैलेट मतलब उनकी कलर स्कीम जो है ना, कैसे कलर्स वो यूज करते हैं, ब्लैक कलर, येलो ऑकर कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, इस तरीके के कलर डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपना विजुअल वर्ड बना लिया, जिसमें उन्होंने एक पूरा अलग स्टाइल, बंगाल स्कूल में डेलिकेट स्टाइल बना दिया, जिसका इंस्पिरेशन मुगल से भी आया, पहाड़ी मिनिएचर से भी आया, अजंता की फ्रेस्को से भी आया। फ्रेस्को, अभी ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेस्को होता क्या है। फ्रेस्को एक सिंपल सी बात है, म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल भी होता है, वॉल के ऊपर बनाई गई पेंटिंग्स, उनको हम फ्रेस्को बोलते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक अलग अलग होती है। कोई फ्रेस्को है, कोई फ्रेस्को सीको है, कोई म्यूरल्स पेंटिंग है ना, लेकिन उनकी टेक्निक्स थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन है सभी दीवार के ऊपर काम किए गए। नंदलाल बोस, जो कि 1921 या 22 में उन्होंने कला भवन शांति निकेतन जो है उसको ज्वाइन किया, उनकी ट्रेनिंग हुई अंडर अभिनंदन टैगोर, तो वो नेशनलिज्म के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उनकी ये सारी चीजों ने ना उनके स्टूडेंट्स को कुछ नई चीजें देने से मना ही नहीं की, ना ही उनके ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि वो अपने बच्चों को नई चीजें ना सिखा सके। जैसे कि आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन है, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको सिखाने की कोशिश की, ताकि हर एक का एक यूनिक स्टाइल बन सके। जैसे कि यहाँ पे एक जेमिनी रॉय की हम पेंटिंग देख रहे हैं, ब्लैक हॉर्स, 1940 में इसको बनाया गया। आजकल ये जो है नगमा में पड़ी है। नगमा क्या है, एक नेशनल म्यूजियम है आर्ट का। ठीक है ना, न्यू दिल्ली इंडिया में। तो अभी विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किनकर बैच, ये दोनों के दोनों नंदलाल बोस के सबसे क्रिएटिव स्टूडेंट है, जिन्होंने ये थॉट दिया कि वर्ड को कैसे समझा जाए, क्योंकि उन्होंने अपना एक यूनिक स्टाइल स्केचिंग का, पेंटिंग का, है ना, वो बनाया। फ्लोरा फोना को उन्होंने क्रिएट किया। अच्छा,
शांति निकेतन के आसपास ना एक सांथल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रहते थे वहां पे लोग। तो उन आर्टिस्टों ने विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, उन्होंने उनको ही पेंट करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर बेस स्केचिंग करनी शुरू कर दी, उनके ऊपर बेस स्कल्पचर्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमेशा आर्टिस्ट अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से कोई ना कोई चीजें उठाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनकी जो थीम्स है वो लिटरेरी सोर्स से भी ली गई। rather than making paintings around well known epics like रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं, उन्होंने मिडीवियल सेंट्स को लेके पेंटिंग बनानी शुरू की। उनका एक सब्जेक्ट मैटर अलग से उन्होंने लिया। जैसे कि हिंदी भवन जो शांति निकेतन में है, उसकी वॉल्स के ऊपर उन्होंने म्यूरल बनाया, दैट्स नेम इज मिडीवियल सेंट। ठीक है ना। उन्होंने उसके ऊपर कालिदास, तुलसीदास, कबीर, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस करके पेंटिंग्स बनानी शुरू की। राम किंकर बैच एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेचर को बहुत ज्यादा डिपिक्ट किया है। उनकी आर्ट में हर एक दिन का एक्सपीरियंस दिखाई देता है कि हर एक दिन उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या ऐसी नई चीज देखी, क्या ऐसी चीजें देखी कि उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उसको स्कल्पचर बना दिया या फिर कुछ और बना दिया। ऑलमोस्ट उनकी सारे के सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस है। जैसे कि मान लो फॉर इंस्टांस सांथल फैमिली, क्योंकि मैंने पहले भी बात किया कि सांथल पीपल जो थे वो वहां पे रहते थे, तो कला भवन के कंपाउंड में उन्होंने ये बना दिया। ये सीमेंट का बना हुआ है, सीमेंट है, आयरन है। ठीक है ना। सांथल फैमिली सेटिंग आउट फॉर वर्क इनटू द लार्जर देन अ लाइफ साइज पीस ऑफ आर्ट। एक पूरा फुल लाइफ साइज है, ये 6 फीट का है जिसमें काम किया गया है। तो मॉडर्न मटेरियल लाइक सीमेंट, मैंने पहले भी बोला, फेबल्स मिक्स करके, उसमें बजरी मिक्स करके, हेल्ड इन शेप विद द हेल्प ऑफ मेटल आर्मेचर जो है वो बनाया। पहले मतलब मान लो कि सरिये से उन्होंने एक फिगर तैयार की, है ना, उसके बाद उसमें सीमेंट वगैरह भरा। His style was in sharp contrast with the works of earlier sculptors जैसे कि डीपी रॉय चौधरी, है ना। तो उन्होंने एकेडमिक रियलिज्म के ऊपर काम किया। आपको याद होगा, आपकी एक बुक में भी आपको स्कल्पचर्स दिए गए हैं लेबर के ऊपर जो आपका बना हुआ है। ठीक है ना। ट्रायम्फ ऑफ लेबर वर्किंग क्लास के ऊपर है। तो वो मतलब बिल्कुल कंट्रास्ट वर्क है। ये देखो, ये रफ वर्क कर रहे हैं, उनका बिल्कुल फिनिशिंग वाला वर्क है। अगर हम रूरल कम्युनिटी की बात करें तो विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किंकर बैज, जेमिनी रॉय, इन सभी को ये सब्जेक्ट मैटर बहुत ज्यादा पसंद था। अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें रॉय, क्योंकि जो कि हम पहले बंगाल स्कूल में कर चुके हैं, ही रिजेक्टेड हिज ओन ट्रेनिंग, जो उनको गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में मिली, उसको डिनाई करके नया तरीके का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो अवनिंद्रनाथ टैगोर के चेले थे, उनके स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी रियलिज्म को लेके काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि फोक आर्ट इन बंगाल हैड मच इन कॉमन विद हाउ मॉडर्न यूरोपियन मास्टर्स, जैसे कि पिकासो या पॉल क्ली, ये पॉल क्ली की एक पेंटिंग है। पॉल क्ली जो पेंटिंग करते थे, है ना, आफ्टर ऑल पिकासो वो भी क्यूबिज्म में पहुंच चुके थे। बोल्ड फॉर्म्स को लेके, अफ्रीकन मास्क को लेके उन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू की। ठीक है ना। रॉय ने भी इसी तरीके से सिंपल और प्योर कलर्स यूज किए। विलेज आर्टिस्ट, ही आल्सो मेड हिज ओन कलर्स, वेजिटेबल से, मिनरल से, इस तरीके का काम उन्होंने करना शुरू किया। उनकी जो आर्ट है वो बिल्कुल इजी रिप्रोडक्शन बाय अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली, क्वाइट लाइक द आर्टिशियल प्रैक्टिस, क्योंकि विलेजेस में फॉलो की जाती थी, तो उस तरीके का काम उन्होंने किया। अभी अलग क्या कर रहा है कि विलेज आर्टिस्ट वाज दैट रॉय साइंड ऑन हिज पेंटिंग, है ना। क्योंकि विलेज के जो आर्टिस्ट थे वो काम करते थे, लेकिन इतना नाम वगैरह कमाने से मतलब नहीं था, लेकिन रॉय ने अपनी हर पेंटिंग्स के ऊपर साइन किए हैं। उनका स्टाइल एक यूनिक पर्सनल है, मतलब एकेडमिक नेचुरलिज्म भी नहीं है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को जो इंडियनाइज नेचुरलिज्म है वो भी नहीं है। उनका एक अलग से स्टाइल बन चुका है। अभी अमृता शेलगिल की बात करते हैं, तो ये हाफ हंगेरियन थी, हाफ इंडियन थी, फीमेल आर्टिस्ट है, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। अनलाइक अदर्स, उन्होंने देखो इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में काम करना उन्होंने भी शुरू किया। जैसे कि इम्प्रेशनिज्म, ये भी एक यूरोपियन आर्ट का फॉर्म है।
जैसे कि यहाँ पे आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, तो मतलब प्योर इंप्रेशन दिखाए हैं इन्होंने, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, ये एक एग्जांपल आपको मैंने दिखाई है कि इंप्रेशनिज्म मतलब प्योर इंप्रेशन देना है आपको कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसी है, दिखती है। आफ्टर डिसाइडिंग टू मेक इंडिया हर बेस, उन्होंने आर्ट को डेवलप करना शुरू किया, लेकिन थीम्स जो है वो इंडियन थीम्स लेनी शुरू की उन्होंने। अमृता शेरगिल, उन्होंने अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स और म्यूरल ट्रेडिशन दोनों को मिक्स करके यूरोपियन मॉडर्निज्म बनाना शुरू किया। वो काफी यंग थी जब मतलब काफी ज्यादा काम कर चुकी थी और उन्होंने उनकी डेथ हो जाती है, which is important for its experimental spirit and the impact it left on the next generation of Indian modernist। जितने भी आगे आने वाले मॉडर्निस्ट जितने भी आते हैं, मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर अमृता शेरगिल का काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम कुछ नया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के बारे में, एम.एफ. हुसैन के बारे में, उनके बारे में बातें करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ भी हो जाए घंटी भी दबाओ ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। और हाँ, एक आपका भी जो टर्म 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, तो ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हम पेंटिंग्स कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।